हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राकेश। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हम आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। विद्युत मापन में हम काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आज आपके लिए ये पहला वीडियो एमीटर के लिए लेकर आया हूँ। तो कुछ आप इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे हो एमीटर और इसका सिंबल साथ में इस तरह से। तो हम पार्शियली छोटे छोटे वीडियोज़ में हम इस प्रकार से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का स्टडी करेंगे। जैसे एमीटर है, फिर वोल्ट मीटर है, फिर वाट मीटर, एनर्जी मीटर, मल्टीमीटर। इस प्रकार से जो भी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ आपको मीटरिंग के लिए बहुत कुछ जानकारी दी जाएगी, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी और साथ में आपको जैसे प्रत्येक वीडियो में सेपरेट एनालिसिस करने का भी आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। तो नॉलेज गेन करते रहे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एमीटर, जैसा कि आप इसका नाम देख पा रहे हो, और ये करंट को मेजर करता है, करंट को नापता है और एम्पियर इसका मात्रक है। और अब जैसे एमीटर एक छोटा सा मीटर होता है, तो इस टाइप से जैसे आपने सिंबल में देखा था, तो किस टाइप से ये इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर एक कोयल होती है, मोटा तार होता है कोयल का, और कम टर्न होती हैं। तो मोटा तार है, कम टर्न है, मतलब आप समझे होंगे कि पतले तार का अधिक प्रतिरोध होता है, मोटे तार का कम प्रतिरोध होता है। तो इस तरह से काम इसका है कि लोड विद्युत धारा सहन करने के लिए, यानी कि लोड जो भी आगे जो धारा जा रही है, वैसे एमीटर को आपको पता ही है एक ही वायर में लगा होता है। अभी हम ये भी देखेंगे किस वायर में लगता है, फेज में लगता है, न्यूट्रल में नहीं लगता है, इस तरह से। तो लोड विद्युत धारा सहन करने के लिए जो भी विद्युत धारा जाएगी इसमें से होकर जाएगी। तो ये क्या नोट करेगा, करंट, और किस में, एम्पियर में। अब इस मीटर का जो है प्रतिरोध बहुत कम होता है, जैसा कि आपको ऊपर कोयल के हिसाब से इसका प्रतिरोध कम होता है। अब हम स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में शंट जोड़ा जाता है कि एमीटर को आप जैसे आप बेसिकली इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर सिंगल फेज सिस्टम है तो आपका एमीटर जो है एक फेज में लगता है, यानी कि एक ही वायर पे, यूँ सिंगल फेज में जो फेज होता है उसी के बीच में। दूसरा है कि आपका थ्री फेज सिस्टम है, तो थ्री फेज सिस्टम में तीनों फेजों पे अलग अलग एमीटर लगाने की हमें आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर लगाने की हो तो वैसे 3 एमीटर चाहिए। और इन जनरल वे में आपको एक ही फेज पर एक एमीटर लगाना ज़रूरी होता है। और इस तरह से आपको थ्री फेज और सिंगल फेज में एमीटर के जो है आपका क्या कनेक्शन इस तरह से मालूम हो। अब जैसे आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो आपने लास्ट वीडियोज़ में देखा है, तो वहाँ से आपका जो एमीटर जो है उसका प्रतिरोध वैसे भी बहुत कम होता है। तो अब इसका जो एक्स्ट्रा करंट जो आती है वो इसके ऊपर से जानी चाहिए, इसलिए पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, शंट। तो शंट जिसको बोला जाता है, तो ये लो प्रतिरोध का तार होता है। लो प्रतिरोध का मतलब है कि आपका बहुत ही कम प्रतिरोध होता है, जो एमीटर के प्रतिरोध से इक्वल होता है लगभग। तो अब जो करंट है, जो एमीटर की रेटेड करंट है, वो मतलब जितनी उसमें से जानी चाहिए, उसके जो एक्स्ट्रा करंट आएगी, यानी अतिरिक्त धारा, उसको मीटर से बाईपास कर देता है। तो मीटर आपका सुरक्षित रह जाता है। इस प्रकार से ये स्पेसिफिकेशन है इसकी। अब इसके डिज़ाइन में आप देख पा रहे हो, जैसे एमीटर है तो इस तरह से एमीटर लगा होता है। ये आपका डायग्राम में सर्किट इस तरह से लगा होता है। जो भी करंट आई फ्लो होती है वो एमीटर से जो अंदर जाती है वो IM यानी कि मीटर की करंट होती है, और जो बाईपास होकर जाती है वो होती है ISH। तो IM और ISH दोनों का टोटल होता है जो आपकी परिपथ की करंट होती है I। तो इस प्रकार से इसको समझे। और एमीटर जो है आपका इस तरह से फंक्शन करता है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस भी अलग से निकाल सकते हैं कि जैसे कोई भी वैल्यू निकालनी हो, शंट करंट निकालनी हो, टोटल शंट प्रतिरोध निकालना हो, तो शंट प्रतिरोध के लिए आप इस तरह से टोटल वोल्टेज अपॉन शंट करंट। तो वोल्टेज सिस्टम का जो है वो पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस पे भी इतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा
और आपका एमीटर पे भी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो एमीटर के केस में एमीटर की करंट और उसका रेजिस्टेंस का गुणा बट्टे ISH, यानी कि अब शंट करंट आपको नहीं मिलेगी। तो शंट करंट देखने के लिए आपको टोटल लोड करंट में से एमीटर की करंट को माइनस करना होगा। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला जो है मैंने ब्रैकेट में दे रखा है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में होता है कि मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर के लिए डिज़ाइन होते हैं, यानी कि मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर ये दोनों DC के लिए यूज़ होते हैं। बट इनकी हमें रेंज बढ़ानी होगी तो उसके लिए अलग से कुछ डिज़ाइन है। यानी शंट के बिना अगर हम शंट लगाएं, अब रेंज बढ़ाने के लिए हम शंट लगाते हैं, तो शंट के लगाने से क्या होता है कि आपको वैसे शंट के बिना तो ये 0 से 5 माइक्रो एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर तक काम करते हैं। लेकिन शंट के बाद में ये क्या हो जाता है, शंट लगाने के बाद में इंटरनली तो ये 200 एम्पेयर तक काम करता है, लेकिन ये क्या इसका जो टेम्परेचर राइज हो जाता है उसके बाद में इसके बाहर से अलग से 200 एम्पेयर का से ऊपर जब यह ऑपरेट होता है तो इसके बाहर से शंट जोड़ा जाता है। कहने का अंदर और बाहर का फ़र्क इतना सही है कि एमीटर के जो गोल गोल सा आप देखते हो बनावट, उसके अंदर ही शंट फिट होता है तो उसको बोलते हैं अंदर। और अगर अलग से हम एक बाहर से मीटर से आउट करके लगाएं कुछ तो वो होता है बाहर का आपका शंट रेजिस्टेंस। तो अब एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस और होता है, ये कोयल के सीरीज में लगा होता है। तो कोयल जो आपका एमीटर की कोयल है उसी सीरीज में, यानी कि उसका प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव टेम्परेचर का थोड़ा सा कम कर देता है ये। तो ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मैग्नीन का बना होता है। आप इस पिक्चर में थोड़ा सा इसे देख सकते हैं कि जो एमीटर का जो छोटा सा सिंबल होता है अंदर, तो उसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। तो काफ़ी सारी मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। और अब कनेक्शन ऑफ एमीटर के बारे में देखते हैं कि हम एमीटर का कनेक्शन हम श्रेणी क्रम में करते हैं हमेशा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ से आप देख सकते हैं I और इनपुट I है तो आउटपुट भी I है। तो इस प्रकार से एक ही तार के बीच में यह एमीटर लगता है। तो मीटर जो है आपका वो पूरा डॉटेड में दिखा रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप I इनपुट है और I इसका आउटपुट है, तो एक ही तार के बीच में ये लगता है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब अगर हम गलती से श्रेणी क्रम के बजाय हम समांतर क्रम में लगा दें तो क्या होगा कि कोयल जो है उसमें से हाई करंट फ्लो होगी। हाई करंट फ्लो होगी मतलब जो भी आपके टर्मिनल हैं जैसे फेज और न्यूट्रल के बीच में लगाया तो वो लोड का काम करेगा। तो जो भी करंट आएगी जो इस कोयल में से जाएगी, कोयल का मतलब जो भी करंट आए, यानी कि करंट नॉर्मल तो रहेगी नहीं, अब हाई हो जाएगी। हाई करंट जो है कोयल और स्प्रिंग, यानी कोयल जो इस एमीटर की कोयल है और साथ में इसके नीचे जो स्प्रिंग मूवमेंट के लिए लगी होती है उसको दोनों को जला देगी, तो मीटर आपका डिफेक्टिव हो जाएगा। अब एक्सटेंशन ऑफ रेंज है, यानी कि हम एमीटर की जो रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए हम शंट लगाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि शंट है, जैसे मीटर का प्रतिरोध को आप RM भी कह सकते हो या RA कह सकते हो। जैसे एमीटर के लिए मीटर में से जो करंट जाएगी उसको हम IM भी बोल सकते हैं, यानी कि मीटर करंट, या फिर IA यानी कि एमीटर करंट। तो इस प्रकार से जो बाहर से परिपथ से एंटर हो रही है मीटर में करंट वो है I, और मीटर के इस कोयल में से जा रही है वो है IM, और मीटर से बाईपास होकर जा रही है यानी कि उस शंट में। तो शंट का नाम है, या तो आप उसको S कहो या फिर R, यानी कि नॉन रेजिस्टेंस को हम R भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से परिपथ की करंट यानी कि I माइनस मीटर की करंट IM, तो I माइनस IM, इस प्रकार से हम उसको करंट यहाँ लिख सकते हैं। अब उसको हमें अज्ञात रेजिस्टेंस ज्ञात करना है शंट का मान। तो शंट का मान होता है R बराबर यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट। तो V यानी कि वोल्टेज दोनों तरफ बराबर आ रहा है, मीटर पे भी उतना ही है और शंट रेजिस्टेंस पे भी उतना ही है। तो इस प्रकार से हम करंट और रेजिस्टेंस का गुणा होता है IR के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं IARA अपॉन जो आपका R यानी कि नॉन रेजिस्टेंस चाहिए आपको, तो वहाँ से ISH का मान होगा I माइनस IA, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। और हम इसको शंट यानी कि मीटर गुणांक कहते हैं। तो N इसका फाइनलाइज ये हो गया N बराबर 1 प्लस RA अपॉन R। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन है, इसमें आप कोई ज़्यादा वो आपको ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं रहेगा।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। जैसे अब एक्सटेंसिव रेंज है, हमने शंट लगा दिया, शंट लगाया तो लो रेजिस्टेंस का शंट होता है, मैग्नीन का वायर होता है ये, ठीक है। इसका लो अल्फा होता है, यानी कि ताप प्रतिरोध गुणांक के कम होता है, जिससे कि ये क्या है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ में वेरी होता है, तो बहुत ही कम वैल्यू के साथ में। और अब जो है यहाँ के मैग्नीन का तार है, यानी कि जो शंट है वो डीसी और एसी के लिए अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होगा। जैसे कि डीसी में ये मैग्नीन के रूप में काम में लिया जाता है और एसी में कॉन्स्टेंटन के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब एप्लीकेशंस हैं, यानी कि हम कहाँ कहाँ इनको यूज करते हैं, कैसे ये मीटर दिखाई देते हैं, इस तरह से आप देखें तो डीसी का जो है वो पीएमएमसी कहलाता है, जो डीसी पर यूज होता है, और जो एसी और डीसी दोनों पर यूज होता है वो आपका एमआई होता है। सबसे पहले हम पीएमएमसी की बात करें तो पीएमएमसी में आप देखें कि ये इसका स्केल है जो एक यूनिफॉर्म होता है, मतलब लगभग आपका 270 डिग्री तक का ये मूवमेंट रखता है, यानी कि 180 डिग्री आप जानते हो, यानी कि कुल मिला के इसकी शेप जो है वो आप 0 से 3 तक, यानी कि इसका जो एंगल है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। और साथ में इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कम वैल्यूज़ के लिए काम में आता है, यानी कि जैसे यहाँ 3 नहीं एम्पियर है, बाकी अलग हम एसी के मीटर देख रहे हैं साइड में, तो यहाँ पे इनका रेंज ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा होगा आपको निडल के नीचे, यानी कि एक जो उल्टा यू आकार का मैग्नेट है यहाँ से, तो इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो और ये सिंबल है खड़ा का स्टार के साथ में, तो ये वर्टिकल की पोजीशन है, और स्टार है इसका जो भी रेटिंग होती है जो कंपनी बनाती है वो, और +-2 इसका वो जो एरर वो जो आती है मीटर में उसका रेटिंग होता है, ये जो कंपनी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमें इतना सा ध्यान रखना है कि मीटर की पहचान कैसे करें हम। तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का निशान होता है, यानी कि पीएमएमसी टाइप का है, और ए फॉर एमीटर हो गया जो बीचों बीच दिख रहा है आपको, और एमीटर के नीचे एक लाइन है, इसका मतलब होता है डीसी, यानी डीसी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे मीटर पे आते हैं, तो दूसरा मीटर आपका है ए फॉर एमीटर हुआ वैसे ही, और ये 2 सिंबल हैं, एक तो है साइन वेव का और एक इसके नीचे है डीसी का, तो ये एसी और डीसी दोनों के लिए काम में आता है। और एक ये जो एम का सा निशान है और इसके बीच में लाइन है, इसका मतलब होता है मूविंग आयरन, यानी कि एमआई, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ से इसकी पहचान कर सकते हो आप, एमआई का मीटर है। और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे 1.5 इसकी क्लास है, आईएस इसका स्टैंडर्ड है, इस तरह से कैलकुलेशन है इसके 50 फ्रिक्वेंसी पे एक यूज होता है, और 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, इस तरह से। तो हमें बस ये देखना है स्केल क्या है। तो शुरुआत में स्केल छोटा होता है और लास्ट में भी छोटा होता है, यानी क्रैम्प्ड इसको बोलते हैं। और बीच में क्या होता है, लीनियर होता है, यानी कि आप ये देख सकते हो बीच में खुला है और साइडों में से थोड़ा घना है, यानी कि क्रैम्प्ड है, संकुचित है। अब जैसे हम ओनली एसी के मीटर की बात करें तो यहाँ से ये आपका जैसे ओनली एसी का मीटर है, ये 90 डिग्री तक मूवमेंट करता है, यानी कि जो और पैनल के लिए काम में लिया जाता है। वैसे ही इसमें सिंबल है एमआई का, और वर्टिकल का निशान है, और 1.5 की क्लास है, इस तरह से। तो ये 0 पे से आपका 30 एम्पियर तक का ये एसी में यूज़ किया जाता है। और इस तरह से हम अलग अलग मीटर्स के रेंज भी हम और भी आगे तक देख सकते हैं, जो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में आपके और भी ज़्यादा रेंज के मीटर आते हैं। तो इस तरह से हम बेसिक वर्ड ये समझ सकते हैं कि डीसी का एमीटर कैसा होगा, एसी का एमीटर कैसा होगा, या पीएमएमसी कैसा होगा, एमआई कैसा होगा, इनकी क्लास क्या है, इनका स्केल कैसा होता है, इनका रेटिंग क्या होती है, इनका सिंबल क्या होता है। इस तरह से आपने ये अच्छे से जाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस प्रकार से कंटेंट मैं लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, जो आप इस तरह से नए नए कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो इसके लगातार अपडेट्स के लिए आप यहाँ से चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, और जो भी आपको वीडियो देखने हैं, यानी कि जैसे यहाँ से इससे पहले के, तो वहाँ से आप कंटिन्यूसली इसका स्टडी करें और आने वाले वीडियो का अपडेट लेते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।